वेलकम क्लास। तो आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 2। इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कुछ हम इससे आज सीख पाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का टॉपिक है चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब किस तरह एक कंपनी, विदेशी कंपनी भारत आती है व्यापार के नाम पे और साम्राज्य स्थापित कर लेती है। मतलब बिजनेस पर्पस से आई लेकिन अपना यहाँ क्या बना लिया, किंगडम बना लिया। और किस तरह कंपनी ने यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित किया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह रहा था। मतलब देखिए, मुगल वंश का सबसे अंतिम अगर पावरफुल बादशाह के बारे में जाने तो वह औरंगजेब था। उसके बाद जो भी हुए बहादुर शाह जफर वगैरह जितने भी आए वो कोई खास नहीं थे, वो नाम मात्र के राजा रहे। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, हाँ तो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, पहला लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो उसका अंतिम शासक जो शक्तिशाली हुआ वो कौन हुए, वे मुगल बादशाह के औरंगजेब। कौन हुए, बादशाहों में औरंगजेब। और दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट होता है कि उनका मृत्यु कब हुआ, तो 1707 में। कब हुआ है, 1707 में मृत्यु उनका हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो उनके मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। कौन नहीं चाहता था राजा बनना। आखिर जब एक राजा की मृत्यु होती है तो छोटे छोटे सारे शासक अपना दावा ठोकते हैं कि इस राज्य का राजा हम बनेंगे। तो सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्हें अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली। मतलब हर जो भी छोटे मोटे दावेदार थे उन्होंने अपना छोटे छोटे राज्य जहां पे वो पहले कर लगान वसूला करते थे वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अब दिल्ली मुगल सल्तनत का राजधानी रहा और उसको छोड़ के बाकी हर एक राज्य में छोटे छोटे शासक उभर कर सामने आने लगे, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली का शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजधानी क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। मतलब धीरे धीरे अंग्रेज भी भारत में आगमन किए। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापार कंपनी के रूप में भारत आए थे। सोचिए कि वह एक छोटा सा कंपनी के रूप में भारत आया, लेकिन देखते देखते क्या कर बैठा, अपना शासन स्थापित कर बैठा। और यहाँ के इलाके पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो नहीं चाहता था शुरू शुरू में कि हम अपना कब्जा करें और राज्य स्थापित करें। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि क्या कैसे हुआ था। तो ये देखिए, एक तस्वीर आपके सामने है और तस्वीर में दिखाया क्या जा रहा है कि कैप्टन हडसन द्वारा, ठीक है, एक कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। ये रहा बहादुर शाह जफर और ये है उनके बेटे। और यहाँ है कैप्टन हडसन, उनका गिरफ्तारी कर लिया गया क्योंकि जितने भी शासक हुए औरंगजेब के बाद वो मात्र नाम मात्र के हुए थे। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया, क्योंकि एक बड़ा नेता चाहिए जो नेतृत्व कर सकता था। हम देखेंगे कि किस तरह सभी विद्रोही दिल्ली जाके, है ना, और बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए विवश कर देते हैं। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला था।
तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब पूरब से आना। तो हमारा शुरू होता है सन 1600 से। देखिए ध्यान से कि यहाँ से ये आपका आई दिख रहा होगा आइसलैंड, ये ब्रिटिश थे, और इधर से होता हुआ देख रहे हैं अफ्रीका के कैप ऑफ टाउन होता हुआ इंडिया आते थे। ये मद्रास, ये बम्बई, ये भारत पूरा कोलकाता है ना। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक का सफर तय किया और हम पे राज कर लिया, तो कैसे यह सारा हुआ देखते हैं। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, ठीक है, सन 1600 है, महारानी एलिजाबेथ, जिससे एक प्रथम चार्टर अर्थात एक इजाजतनामा, एक बॉन्ड बनवा लिया वहां के व्यापारियों ने, कि बॉन्ड बनवा लिया और यह बॉन्ड हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को एक अधिकार मिल गया कि पूरब में उसके सिवा कोई और अधिकार नहीं करेगा, कोई व्यापार के लिए वहां नहीं जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी अदर कंपनी भारत व्यापार के लिए नहीं आ सकता था। तो महारानी एलिजाबेथ ने एक क्या कर दिया, चार्टर अधिनियम को ला दिया। बुलाया था। इस हिदायतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ में नहीं कर सकती, न कोई कंपटीशन नहीं, जो करेगी वही करेगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल कर मतलब खोज कर वहां से सस्ते कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, और उस पर कोई रोक टोक नहीं था। मतलब इस अधिनियम से उसको इतना अधिकार मिल गया कि समुद्र के सहारे वो क्या करता, नए क्षेत्र में जाता, वहां खोजता और चीजें को सस्ते दर पे खरीदता और यूरोप में लाके उसे महंगी दर पे बेच देता था। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारियों कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। मतलब इससे बचकर छुप छुपा कर आप मुनाफा कमा सकते थे। अगर कोई है ना, तो अगर कोई देखते हैं आगे, यहाँ से कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई है ना, अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो वे सस्ते चीजें खरीद कर ज्यादा कीमत में बेच सकती थी, क्योंकि अदर कोई है ही नहीं कंपटीशन में। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड्स, कहाँ पे, कैप ऑफ गुड्स का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब तक ये यहाँ तक पहुंचा तब तक पुर्तगाली पहले भारत में अपना बिजनेस फैला रहे थे। वे आए कहाँ, आखिर पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए, तो वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली गोवा में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। पुर्तगालियों की खोजी यात्री वास्को डे गामा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को डी गामा, इसको द गामा हिंदी में कहते हैं, 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसलिए बोला जाता है कि पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डे गामा। और पहला वो कौन था जो पश्चिम से भारत आया था, वो भी वास्को डे गामा ही थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में लगे थे। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, कौन आए, डच आए, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली के बाद डच भी आए, है ना। फिर कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी भी सामने आए। मतलब पहले भारत पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी आए। इसमें आपस में ही युद्ध हो जाता है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां ऐसी चीजें ही खरीदना चाहती थी यूरोप के बाजार में भारत से बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी।
मतलब सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा का उत्तर की मार्केट में ज्यादा डिमांड थी। और यहाँ के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, है ना, दालचीनी, ये सब का वहां के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड था। ठीक है, जिस कारण से सारी कंपनियां सिर्फ इन्हीं चीजों पे डील करती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी। जब कोई भी चीज ज्यादा बिकने लगता है तो सबके मन में लालच आ जाता है, तो भारतीयों ने भी थोड़ा बहुत दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब जब वस्तुओं का दाम बढ़ा तो मुनाफा उस तरह थोड़ी हो पाएगा। अब उन व्यापारियों, कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था। तो देखिए, जब काम दाम बढ़ने लगा तो जब मुनाफा कम होगा तो सारे कंपनियां भारत आना नहीं चाहेगी, वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी खत्म कर देंगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी, कौन मार्केट पे कब्जा स्थापित कर सकता है। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबा देता था। मतलब मौका मिलता तो समुद्र में ही जहाज डुबा दो, ताकि वो मार्केट में आ ही ना पाए। रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता ताकि बाजार तक पहुंच ही ना पाए। माल से लदे जहाज में आग लगा देता, या तरह तरह के चीजों करके क्या करता, वो मार्केट आने से रोकता था। जिससे अब क्या हुआ कि व्यापारी लोग हथियार का मदद लेने लगा। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियां को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखने लगा। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार से मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव हो गया। अब सभी व्यापारी जो आते थे वे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किलाबंदी करने की शुरुआत करें, ताकि वो सुरक्षित रह सके। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं यह कैसे होगा। तो आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पे क्या करा होगा, यहाँ पे अपना व्यापार को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी किए होंगे, जो गुजरात में किया था। आगे पढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री जो है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो है वो फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, कलकत्ता में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इस व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या समझे कि उस जमाने में जो व्यापारी थे उन्हें फैक्टर क्या कहा जाता था, फैक्टर, ध्यान रखिएगा। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा करता था, मतलब स्टोर हाउस कह सकते हैं। यहीं पर उसके दफ्तर थे, ऑफिस भी थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया था। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना चालू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। देखिए, ध्यान रखिएगा कि 2 साल बाद क्या किया उन्होंने, एक मुगल अफसर को तो रिश्वत दिया और वहां के 3 गांव को, कितने गांव को, 3 गांव को, 3 गांव को क्या किया उन्होंने, 3 गांव को अपने जमींदारी में रख लिया। मतलब उस गांव को जैसे चाहे वो इस्तेमाल कर सकते थे। इनमें से एक गांव था कालीकत्ता। तो पहले कलकत्ता का नाम क्या था, कालीकत्ता, जो बाद में कलकत्ता बना था। अब इसे कलकत्ता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दिए दे। मतलब सोचिए कि औरंगजेब को इतना कन्विंस कर लिया था इन लोगों ने कि औरंगजेब को बिना टैक्स दिए और वह व्यापार के लिए फरमान जारी करवा लिया था। आगे है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और
पहले से मौजूद अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क ही मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, मतलब सिर्फ इसी को फ्री व्यापार करने का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध क्यों न करे। सोचिए कि बंगाल से वसूली हो रहा है और बंगाल पे टैक्स फ्री करके व्यापार कर किया जा रहा है, तो आखिर वहाँ के जो छोटे छोटे राजा हैं वह जब कर वसूलेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। तो क्या हुआ, उन्हें दिक्कत आने लगा था। ठीक है, आगे देखेंगे कि युद्ध व्यापार से युद्ध तक आखिर किस तरह व्यापार से युद्ध तक चला था।